अरासुर पहाड़ियों में पहुंचने के बाद पहले पड़ाव पर नरेंद्र का काफिला सोने की तैयारियों में लगा हुआ था। तभी अचानक से उन पर हमला हो गया। नरेंद्र अभी कुछ समझ पाता तब तक भगदड़ में उसके 2 आदमियों की मौत हो गई। पहले तो नरेंद्र को लगा कि यह हमला महेश चौहान के आदमियों का होगा, लेकिन जब वो आगे जाकर देखता है तो वो हमला एक विशालकाय राक्षसी जानवर का था, जो खाने की तलाश में नरेंद्र के काफिले के पास आ गया था। सब लोग पीछे हट जाओ और पेड़ों पर चढ़ जाओ, यह जानवर पेड़ों पर नहीं जाता है। उस राक्षसी जानवर को देखते ही नरेंद्र चिल्लाया। नरेंद्र की बात सुनकर उसके सभी आदमी पेड़ों पर चढ़ गए। नरेंद्र ने देखा कि वो जानवर लगभग 2 मीटर ऊंचा और 4 मीटर लंबा था। सिर पर 3 आंखों की वजह से वो और भी डरावना लग रहा था। उस जानवर का मुंह इतना बड़ा था कि वो एक साथ 3 इंसानों को निगल सकता था। नरेंद्र को अपने सामने खड़ा देखकर वो जानवर सीधे नरेंद्र की तरफ दौड़ पड़ा। तुम्हारे लिए तो मेरा सिर्फ एक वार ही काफी है, नरेंद्र अपना दांत पीसते हुए बोला और उसके सामने बिल्कुल तन के खड़ा हो गया। उसका एक हाथ उसकी तलवार के हत्थे पर था। उसने अभी अपनी तलवार नहीं निकाली थी। नरेंद्र के पास पहुंचते ही वो राक्षसी जानवर अपना मुंह खोलकर उसे खा जाने के लिए दौड़ता हुआ आ रहा था। जैसे ही वो नरेंद्र के पास पहुंचा, उसने एक छलांग लगाई और नरेंद्र के ऊपर ही कूद गया। उसके शरीर के रोए झाड़ियों की तरह नुकीले और तेज थे। उससे बचने के लिए नरेंद्र एक ओर हट गया, लेकिन उसकी एक बांह उसके शरीर से रगड़ खा गई और नरेंद्र चक्कर खाकर दूर जा गिरा। पहले वार में जानवर से मात खाने के बाद नरेंद्र को गुस्सा आ गया और उसने एक वार में ही उस जानवर को मार डालने के लिए वायु संपीड़न मंत्र का प्रयोग किया। नरेंद्र के ऐसा करते ही आसपास की हवा किसी धारदार चाकू की तरह इकट्ठा होकर उस जानवर की तरफ बहने लगी। लेकिन वो राक्षसी जानवर कोई साधारण जानवर नहीं था, वो एक मायावी जानवर था। जब उसने नरेंद्र को मंत्रों का इस्तेमाल करते हुए देखा तो वायु संपीड़न वार को रोकने के लिए अपनी माया का इस्तेमाल करके अपने आप को गायब कर दिया। उस मायावी जानवर को गायब होते देखकर नरेंद्र हैरान हो गया। वो बोला, ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? कोई जानवर ऐसे कैसे गायब हो सकता है? नरेंद्र अभी यही सोच रहा था कि अचानक से उसे अपने पीछे एक सरसराहट की आवाज सुनाई दी। नरेंद्र ने घूमकर पीछे देखा तो वो जानवर उसे खा जाने के लिए छलांग लगा चुका था। इधर नरेंद्र भी ऐसे ही किसी मौके के फिराक में था। जैसे ही उस जानवर ने अपना मुंह खोला, नरेंद्र ने अपनी तलवार निकालकर उसके मुंह में घुसेड़ दी। तलवार की चोट से उस जानवर के मुंह से ढेर सारा खून बह निकला और नरेंद्र ने एक ही वार में उस राक्षसी जानवर का काम तमाम कर दिया। काफिले के सारे आदमी अपनी सांसें रोके नरेंद्र के इस कारनामे को देख रहे थे। अब नीचे उतर आओ, खतरा टल गया है, नरेंद्र चिल्लाया। लेकिन यह खतरनाक जगह लगती है, यहां रुकना ठीक नहीं है, हमें आगे बढ़ना होगा। उधर शहर में महेश चौहान के घर एक नकाबपोश पहुंचा और बोला, मालिक, वो लड़का घाटी में पहुंच चुका है। बहुत खूब, महेश चौहान खुश होते हुए सिक्कों की एक पोटली उसकी तरफ उछालते हुए बोला, तुमने अपना काम कर दिया, ये लो अपना इनाम। उस नकाबपोश ने लपक कर थैली पकड़ ली और कमरे से बाहर निकल गया। इसके बाद महेश चौहान अपने सबसे खास आदमी शेर सिंह की तरफ देखकर बोला, क्या तुम शिकार करने के लिए तैयार हो शेर सिंह? हाँ मालिक, शेर सिंह अपने दांत पीसते हुए बोला, मैं तो कब से उस दुष्ट के खून से अपने हाथ धोने के लिए मरा जा रहा हूं। उसने और उसकी माशूक ने मुझे सारे बाजार जलील किया था। उसका सिर कलम करके मैं अपनी उस बेइज्जती का बदला लूंगा। आप बस हुक्म कीजिए। तो देर किस बात की? महेश चौहान बोला, तो जाओ और उसका सर मेरे पास लेकर आओ। उसको मारने के बाद हम उसकी खदानों पर कब्जा करेंगे और फिर उसके बाद उस बूढ़े पुरुषोत्तम की बारी आएगी। इन कमबख्तों की वजह से मेरा काफी नुकसान हुआ है। चिंता मत कीजिए मालिक, आपके नुकसान की पाई पाई वसूल होगी। मैं सिंघल परिवार का नामो निशान मिटा दूंगा
मैंने इस काम के लिए खास तौर पर बाहर के लड़ाकों को बुलाया है। ये कहते हुए शेर सिंह ने ताली बजाई और शेर सिंह के इशारा करते ही 40 नकाबपोश सिपाही कमरे में आ गए। उन नकाबपोश सिपाहियों को देखकर महेश चौहान के चेहरे पर एक अलग ही चमक आ गई। उसने शेर सिंह को गले लगा लिया और बोला, वाह मेरे शेर, वाह, वाकई तूने साबित कर दिया कि मैंने गीदड़ नहीं शेर पाले हैं। उधर राक्षसी जानवरों के डर से नरेंद्र और उसके आदमी पूरी रात चलते रहे। इस दौरान नरेंद्र ने पहले स्तर के 10 जानवरों को मार डाला था। सुबह होने वाली थी। इस समय वे 2 पहाड़ियों के बीच से गुजर रहे थे। इन पहाड़ियों के आसपास कांच की खदानें थीं। ये पहाड़ियां इतनी चिकनी थीं कि आम लोग काफी मुश्किल से उस पर चढ़ सकते थे। यही वो जगह है जिसके बाद से सिंघल परिवार के लोहे की खदानें शुरू होती थीं। नरेंद्र का काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। आखिरकार हम अपने खदानों तक पहुंच गए, एक मजदूर खुशी से चिल्लाया। खदानों की सुरक्षा की जिम्मेदारी पुरुषोत्तम सिंघल के छोटे भाई दिवाकर सिंघल की थी। दिवाकर सिंघल की अब तक की पूरी जिंदगी इन्हीं पहाड़ियों में बीत गई थी। दिवाकर सिंघल ने जब इतने बड़े काफिले को अपनी ओर आते देखा तो वे खुश हो गए। लगता है कि हथियारों के कारखानों का काम पटरी पर लौट आया है। इसी वजह से भाई पुरुषोत्तम ने इतनी बड़ी खेप मंगवाई है। जो ही काफिला खदानों के पास पहुंचा, अचानक से बारिश की बूंदों की तरह आसमान से तीर बरसने लगे। हमला! हमला हुआ है! लड़ने के लिए तैयार हो जाओ! दिवाकर सिंघल पहरेदारों को आगाह करने के लिए चिल्लाए। उनके एक आदेश पर खदान में तैनात पहरेदारों ने अपनी अपनी ढालें निकाल ली और तीरों को रोकने के लिए सामने खड़े हो गए। दिवाकर सिंघल को हमले की खबर थी, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि इस बार हमला खदान पर ही हो जाएगा। तीरों की बारिश के बाद पहाड़ियों के दोनों किनारों से काले कपड़े पहने करीब 40 लोग बाहर निकल आए। देखने से वे अत्यंत शक्तिशाली योद्धा दिखाई दे रहे थे। उन हमलावरों ने खदान पर जाने वाले रास्ते को रोक दिया था। नरेंद्र और उसकी टीम घाटी के बीच में ही फंस गई थी। हमें क्या करना चाहिए मालिक? मुख्य पहरेदार ने दिवाकर से पूछा। भाई पुरुषोत्तम ने किसी ना किसी को हमारी सुरक्षा के लिए जरूर भेजा होगा, उनसे बात हुई थी, दिवाकर धीरे से बोला। तभी हमलावरों के बीच से काले कपड़े में एक आदमी बाहर आया और बोला, सिंघल परिवार के लोगों, मेरी बात ध्यान से सुनो। अपने हथियार डाल दो, हम तुम्हें जिंदा छोड़ने के बारे में सोचेंगे। अगर कोई भी होशियारी दिखाने की कोशिश की तो हम उसे मारने में देरी नहीं करेंगे। नरेंद्र को इस हमलावर की आवाज जानी पहचानी लग रही थी, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि वो कौन था। उसने अपना चेहरा भी छुपा रखा था। जब नरेंद्र की नजर उसके हाथ के तीर धनुष पर गई तो वो बुरी तरह से चौंक गया। तुम कौन हो और तुम्हारे पास शून वंश के सिपाहियों का यह धनुष कैसे आया? नरेंद्र ने कड़कती आवाज में पूछा। उस हमलावर के हाथ में काले रंग का एक तीर धनुष था। इस तरह के तीर धनुष आमतौर पर शून वंश की सेना इस्तेमाल करती थी। चौहान परिवार या कुशवाहा परिवार के पास ऐसे हथियार नहीं हो सकते थे। मतलब साफ था कि इस लड़ाई में कोई और भी उनके साथ था जिसकी पहुंच राज्य की सेना तक भी थी। मैं खास तौर पर तुम्हें ही मारने के लिए आया हूं, नकाबपोश नरेंद्र की तरफ देखकर बोला। तुम सिंघल परिवार के दामाद हो ना? हे भगवान, भाई पुरुषोत्तम आपने किसे भेज दिया? ये नकारा इंसान हमारी क्या मदद करेगा? अब तो हमारा मरना तय है। जब दिवाकर ने नरेंद्र को देखा तो उन्होंने अपना सिर पीट लिया। दिवाकर सिंघल काफी समय से अरासुर पहाड़ियों में थे और वे नहीं जानते थे कि हाल के दिनों में नरेंद्र कैसे बदल गया था। नकाबपोश की बात सुनकर उसके करीब 15 सैनिकों ने अपने धनुष को नरेंद्र की तरफ घुमा दिया। यह देखकर नरेंद्र एक टेढ़ी मुस्कान के साथ बोला, बेवकूफी मत करो और मुझे साफ साफ ये बताओ कि तुम्हें यहां किसने भेजा है। अगर तुम मुझे शांति से बताओगे तो मैं तुम लोगों को जिंदा जाने दूंगा। तुम पागल हो गए हो नरेंद्र, उसे उकसाओ मत। चुपचाप बचने की तरकीब सोचो, हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। दिवाकर सिंघल ने आंखों के इशारे से नरेंद्र से कहा।
नरेंद्र की बात सुनकर हमलावरों का सरदार जोर से हंसा और बोला, बहादुरी और बेवकूफी में बस जरा सा अंतर होता है बच्चे। तुम्हें दिखाई नहीं देता? मेरे एक इशारे पर मेरे आदमी तुम्हें तीरों से छलनी कर देंगे और तुम मुझे जिंदा छोड़ने की बात कर रहे हो। हमलावरों के सरदार की बात सुनकर नरेंद्र एक फीकी हंसी हंसा और बोला, लगता है तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई। इतना कहकर नरेंद्र ने अपनी तलवार निकाल ली। नरेंद्र को तलवार निकालते देखकर हमलावरों का सरदार अपने आदमियों से बोला, उसे मार दो। अपने सरदार की बात सुनकर सभी 15 हमलावरों ने नरेंद्र की तरफ तीर छोड़ दिए और पलक झपकते ही 15 तीर नरेंद्र की ओर बढ़े। तीरों को अपनी तरफ आते हुए देखकर नरेंद्र ने अपने हाथ की तलवार को इतनी तेजी से घुमाया कि सारे तीर बीच से कट गए और नीचे गिर पड़े और पल भर में ही नरेंद्र उन तीर चलाने वाले सिपाहियों के पास पहुंच गया। अगले ही पल वे सभी 15 सिपाही जमीन पर गिरे हुए थे। यह सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन उन 15 सैनिकों की लाश और नरेंद्र की तलवार से टपकता हुआ खून दोनों ही इस बात की गवाही दे रहे थे। ये मैं क्या देख रहा हूं? दिवाकर सिंघल को लगा कि जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। उनकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि चंद महीनों पहले जिस लड़के को अय्याशी से फुर्सत नहीं मिलती थी, वो इतने ही दिनों में इतना शक्तिशाली योद्धा बन गया है। जब हमलावरों के सरदार ने देखा कि एक ही वार में उसके 15 सैनिक मारे गए, तो वो बाकी सैनिकों को हुक्म देते हुए चिल्लाया, वो दुष्ट बचना नहीं चाहिए, उसे मार डालो। इसके पहले कि हमलावरों के सैनिक कोई हरकत कर पाते, नरेंद्र की तलवार एक बार फिर घूमी और इस बार फिर 10 हमलावर मारे गए। अब हमलावरों के सरदार की आंखों में खौफ साफ साफ दिखाई दे रहा था। तुम्हारे पास शून राजवंश के सिपाहियों का धनुष है, तो तुमने क्या सोचा तुम्हें कोई हरा नहीं सकता? नरेंद्र उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है। उधर दिवाकर और खदान के पहरेदारों की सांसें फूल रही थी। मुख्य पहरेदार नरेंद्र की तरफ इशारा करके धीरे से दिवाकर से बोला, कहीं वो कोई शैतान तो नहीं है? इतनी तेज रफ्तार तो इंसानों की नहीं हो सकती। ऐसी रफ्तार या तो देवताओं में होती है या फिर शैतानों में। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, बकवास मत करो। वो हमारे परिवार का दामाद है, तुम्हें वो शैतान दिखाई देता है? मुख्य पहरेदार की बात सुनकर दिवाकर गुर्राया। जल्दी जाकर मोर्चा संभालो, एक भी हमलावर जिंदा नहीं बचना चाहिए। उधर हमलावरों का सरदार इतनी आसानी से अपने आदमियों को मारा जाता देख गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, दुष्ट लड़के, मैं तुम्हें कुचल कर रख दूंगा। तुम्हारे पूरे परिवार को एक साथ दफनाऊंगा मैं। जानते हो हम पर हमला करने की सजा क्या है? तुम्हारे परिवार के सभी पुरुषों को मार दिया जाएगा और महिलाओं को कोठे पर भेज दिया जाएगा। हमलावरों के सरदार की ये बात सुनकर नरेंद्र का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वो दौड़ते हुए उसके पास पहुंच गया और एक हाथ से उसके गले को पकड़ लिया। लेकिन वो सरदार भी एक शक्तिशाली योद्धा था। उसने दाव बदला और नरेंद्र का एक हाथ मोड़कर उसकी गर्दन से अपनी कटार सटा दी। तुम्हारा खेल खत्म हुआ बच्चे, इस कटार की धार देख रहे हो ना? लेकिन नरेंद्र भी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। उसने अपनी जेब से एक चाकू निकाला और सरदार की बाह में घुसेड़ दी। सरदार दर्द से चीख पड़ा और काले कपड़े पहने सरदार की दाहिनी बाह से खून की बूंदें टपक कर जमीन पर बिखर गई। उधर दिवाकर के पहरेदार बाकी बचे हमलावरों पर टूट पड़े। अपने सरदार को कमजोर पड़ते देखकर हमलावरों का मनोबल टूट गया। उनमें से कुछ मारे गए और कुछ ने अपने हथियार टाल दिए। एक बांह जख्मी हो जाने से हमलावरों के सरदार के लिए लड़ना मुश्किल हो गया और वो घुटने के बल जमीन पर बैठ गया। उस सरदार को आत्मसमर्पण करते हुए देखकर नरेंद्र आगे